हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में बेटा हमने परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ अन्य परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के बारे में चर्चा किया था। आज की क्लास में हम उसी संबंधित एक उदाहरण को देखेंगे और साथ ही साथ हम परिमेय संख्याओं से संबंधित संख्या पद्धति के जो हमारे चैप्टर पे हम चर्चा कर रहे हैं उसमें परिमेय संख्याओं से संबंधित और भी जो भी संक्रियाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और पिछली बार हमने देखा था कि परिमेय संख्याएं कैसे होती हैं, परिमेय संख्याओं के संबंधित कितने प्रकार के सवालों को हल किया जा सकता है। इस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इस क्लास के माध्यम से मैंने जैसे पिछली बार दो संख्याओं से आधारित और अन्य परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने से संबंधित सवालों को हल किया था, जिसमें हम एक परिमेय संख्या निकालना हो तो उसके लिए अलग फार्मूला और एक से अधिक परिमेय संख्या निकालना हो तो उसके लिए अलग फार्मूले पर बात कर रहे थे। चलिए पिछली क्लास को रिवाइंड करते हुए एक एग्जांपल देखता हूं और आगे के टॉपिक पे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो है -5 और -6 के बीच में हम 4 परिमेय संख्याओं को निकालना सीखेंगे। पिछले नियम द्वारा सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप d को ज्ञात करेंगे और उसके बाद मैंने एक नियम बताया था कि इस नियम के प्रयोग द्वारा आप इनके बीच में आने वाली विभिन्न प्रकार की संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए उन्हीं नियमों पर चर्चा करते हैं और सवाल को हल करते हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि d का एक फार्मूला होता है जो कि है y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। ठीक, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। मैंने आपको बताया था कि जहां पर y ग्रेटर देन x होना चाहिए। तो देखिए -5 और -6, जब भी आप धनात्मक मान की बात करते हैं तो छोटी से जो बड़ी संख्या होती है, जैसे अगर मैं 5 और 6 की बात करता है तो 5 के आगे आएगा 6, लेकिन जब आप संख्या पद्धति को जब संख्या रेखा पे दर्शाते हैं तो 1 2 3, तो बेटा इधर से -1 -2, तो बड़ी संख्या -5 होगी और छोटी संख्या -6 होगी। इस निगेटिव में जब जाते हैं तो निगेटिव में जितनी छोटी से छोटी संख्या रहेगी उस मान को उतना बड़े से बड़ा मान। देखिए y का मान बेटा जो हमारा होगा वो -5 होगा। मैंने आपको बताया था कि निगेटिव में जो संख्या छोटी रहती है उसके मान को बड़ा मानते हैं। ठीक, और x की वैल्यू जो हो जाएगी बेटा हमारे पास वो -6 हो जाएगी। n संख्याएं 4 संख्या उन्होंने निकालने का है, फार्मूले पर रखते हैं तो -5 माइनस का 6 प्लस 4 धन 1। ये बेटा माइनस और माइनस अंदर गुणा हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस का 5 प्लस का 6 बटे 5। ठीक, 5 रुपए उधार थे, 6 रुपए आपने चुका दिया, 1/5। हमारे पास d की जो वैल्यू निकल के आई बेटा वो आके आ गई 1/5। चलिए इस वैल्यू को हम x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d और x प्लस 4d पर रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको 4 संख्याओं का मान ज्ञात करना है। इस फार्मूले को मैंने पिछली बार आपको बताया था। सबसे पहले अगर मैं x प्लस d की बात करता हूं, ठीक, तो x की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है, -6 है। -6 प्लस 1/5। अच्छा, इसका एलसीएम आप लेंगे तो बेटा 5 इसके बटे में 1 है, हर 1 है तो 1 पंचे 5, 5 छक 30, माइनस का 30 प्लस का 1। हमारे पास जो उत्तर निकल के आएगा बेटा वो आएगा -29/5। इसी तरह अगर मैं x प्लस d की जगह पर x प्लस 2d की चर्चा करता हूं, x की वैल्यू हमारे पास -6 है तो -6 प्लस यहां d जो था वो 1/5 था तो 2d बेटा 2/5 हो जाएगा। ठीक, फिर वही आप एलसीएम लेंगे, लासा हमारा क्या आएगा, 5 आएगा, 5 पचे 25 माइनस 30 प्लस 2। ठीक, तो हमारे पास -28/5 आ गया। तो देखिए x प्लस d का मान -29/5 था, x प्लस 2d का मान -28/5 है, x प्लस 3d का मान -27/5 हो जाएगा। यहाँ 3/5 हो जाएगा, 6 पंचे 30 रुपए उधार रहेंगे, 3 चुका देंगे, 27 हो जाएगा। फिर x प्लस 4d का मान -26/5। तो मैंने 2 निकाल दिया है, 2 आप खुद से निकाल सकते हैं। जो हमारा आंसर निकल के आएगा बेटा वो आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए -29/5, -28/5, -27/5 और -26/5। ये 4 संख्याएं जो हमारी होंगी ये x और y के बीच में होंगी। पिछली बार मैंने इस फार्मूले के आधार पर d को निकालना और d के मान को इस फार्मूले x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d पे रख के मैंने 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी भी परिमेय संख्याएं हो उन्हें निकालने के तरीके के बारे में चर्चा किया था। मैंने एक एग्जांपल द्वारा उसको फिर से रिवाइंड करा दिया। चलिए हम अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं और आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप इसको रिवीजन के तौर पे एक बार फिर से सॉल्व करिए, नोट करिए खुद से। यहाँ पर -6 लिख लीजिए, यहाँ -8 लिख लीजिए, 2/5, 5/8 खुद से संख्याओं को लीजिए, x और y बनाइए और सवाल को हल करिए और
अपनी नॉलेज को और इंप्रूव करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको सॉल्व करने के लिए हम हैं ही। ठीक, चलिए आज की क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है बेटा वह है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखिए वास्तविक संख्याएं P अपान Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जब हम हर से अंश में भाग देते हैं तो हमारे पास दो स्थिति उत्पन्न होती है, एक तो बेटा जिसमें शेषफल 0 आ जाता है और दूसरी स्थिति में जब शेषफल 0 नहीं होता। हम दोनों स्थितियों पर चर्चा करेंगे। छोटा सा टॉपिक है तो एक दो एग्जाम्पल को लगाएंगे और अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए मैंने मान लिया कि मुझे 3/4 को एक वास्तविक संख्या है जिसका मुझे दशमलव में प्रसार करना है। तो आइए इसको हल करने का तरीका देखते हैं। देखिए क्या करना है, हर से अंश में भाग दीजिए, 4 से 3 में भाग दीजिए। बेटा बड़ी संख्या है और छोटी संख्या है। जब भी आप इसको पहचानते होंगे कि जब हम ऐसे स्थिति बनाते हैं, ठीक, यहां पर मान लीजिए x है, यहां y है, यहां z है, ठीक, और यहां मान लीजिए k आया, ठीक, ऐसे स्थिति को दिखा रहा हूं कि इसमें किस संख्या को हम क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। आपको जानकारी होगी ना जानकारी हो तो अपनी जानकारी में इसको रखिएगा। देखिए साथियों, ऐसी संख्या जो भाग देने के काम आती है उसको हम भाजक कहते हैं। वह संख्या जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं। जो हमें यहां पर प्राप्त होता है उसे हम भागफल कहते हैं और नीचे जो प्राप्त होता है बेटा उसे हम शेषफल कहते हैं। देखिए स्थिति हमारी क्या है कि हमारा जो भाजक है वो बड़ा है और हमारा भाज्य जो है वो छोटा है। तो ऐसी स्थिति में हम दशमलव लगकर इसको 0 दे सकते हैं और 4 से ले जाएंगे बेटा पहाड़ा तो 4 सत्ते 28, 2 बचेगा घटाने पर, ठीक। दशमलव की वजह से 0 अनंत समय तक बढ़ता जाएगा जब तक हमको शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाता या हमारा जो भागफल है वो बार बार रिपीट नहीं होने लगता। तो देखिए दशमलव की वजह से 20 हो जाएगा और 4 पंचे 20, ठीक, 20 से 20 घटाएंगे हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो पहले स्थिति तो तब है जब हमको बेटा शेषफल क्या मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमने वास्तविक संख्या 3/4 का दशमलव प्रसार किया तो हमको जो उत्तर निकल के आया वो क्या आया बेटा, 0.75। ऐसी स्थिति और आएगी कि जिसमें हमको शेषफल 0 नहीं प्राप्त होगा। चलिए उस स्थिति पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा, ठीक। तो एक नया भिन्न लेते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। जो हमारी अगली भिन्न बेटा वो है 2/3। देखिए 3 से जब हम 2 में भाग ले जाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 20 हो जाएगा, 3 छक 18, घटाने पर 2 मिलेगा फिर 20, फिर 3 छक 18, घटाने पर 2 मिलेगा फिर 20 हो जाएगा, ठीक, फिर 3 छक 18। तो हम इसे दशमलव के 3 स्थान तक लेकर जाएंगे, ठीक। जो हमें इसे हल करने पर उत्तर प्राप्त हो रहा है बेटा वो देखिए 0.666। तो एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो आप 0.6 के ऊपर एक बार लगा दीजिए। बार का मतलब यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इस तरह से हम वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार कर सकते हैं, ठीक। वास्तविक संख्या से संबंधित दशमलव प्रसार से संबंधित 2-3 उदाहरणों को हमने देखा। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, ठीक। जैसे एक और संख्या लेता हूं, मैंने मान लीजिए ले लिया 7/6। चलिए 6 से हम 7 में भाग देंगे तो देखिए हर छोटा है अंश बड़ा है तो एक बार तो जाएगा ही। 6 के 6 एक साथ दशमलव लगा दिया, 10 हो गया। 6 के 6 4 10 40 हो जाएगा। 6 छंग 36, 4 40, फिर 40 हो जाएगा बेटा, फिर 6 छंग 36, 4 फिर 40 हो जाएगा। दशमलव की वजह से 0 बढ़ता जाएगा, फिर 6 तो हमको उत्तर क्या मिल रहा है बेटा, 1.16 और बार बार 6 की पुनरावृत्ति जैसे आप करेंगे करते जाएंगे। तो हमने क्या किया, जो भी संख्या बार बार फिर से वही प्राप्त हो रही है उसके ऊपर क्या किया, बार लगाकर छोड़ दिया, ठीक। अगर ये 1 प्राप्त होता तो हम दोनों संख्याओं पे बार लगाते, लेकिन हमें 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो हमने 6 लगाकर बार लगाकर छोड़ दिया, ठीक। तो इस तरीके से आपको वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार करना है, हर से अंश में भाग करना है। अगर 0 प्राप्त होता है तो सो गुड है, अगर 0 प्राप्त नहीं होता तो दशमलव के 3 अंक तक या 4 अंक तक जहां से संख्या बार बार रिपीट होने लगे वहां से आगे को हल मत करिएगा। और अगर एक संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, जैसे यहाँ केवल 6 की हो रही है तो हम एक संख्या पर लगा देंगे। कभी कभी कंडीशन होती है कि 1 और 6 और 1 और 6 ऐसे पुनरावृत्ति होती है तो हम 6 दोनों पे बार लगाते थे। आगे आने वाले सवालों पर ऐसे हमको उदाहरण मिलेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको यह टॉपिक भी समझ में आया होगा। चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और एक और टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो हमारी संख्या पद्धति के परिमेय संख्याओं के संबंधित टॉपिक से ही रिलेटेड है। तो इसे नोट कर लीजिए, हम अगली क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है अनावसानी, जिसे हम अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। ऐसे
प्रसार को P अपान Q के रूप में व्यक्त करना। देखिए अशांत या अनावसानी क्या है, जब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। जैसे देखिए 0.7 के ऊपर बार लगा हुआ है, अब 0.7 के ऊपर बार का मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जब एक ही संख्या बार बार रिपीट होगी, हम दोनों पक्षों में अगर x बराबर मेरा 0.777 है, 3 पद तक हम ले लेते हैं, तो हम दोनों पक्षों में क्योंकि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा 10 से गुणा करेंगे। फिर से समझिए, अगर दो संख्याएं रिपीट होती तो किससे गुणा करते, ये जब दो संख्याएं रिपीट होंगी तब अभी आपको बताऊंगा। अभी जानिए कि अगर एक ही संख्या है बार लगा है, इसका मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, और ऐसी स्थिति में हम उसमें 10 से गुणा कर देंगे उसके दोनों पक्षों पर। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, अगर हमने x को 10 से गुणा किया तो 10x आ गया, और हमने 0.777 को 10 से गुणा किया, तो बेटा ये दशमलव अपने राइट साइड पे चला जाएगा। मुझे उत्तर जो प्राप्त होगा, जो 07.770 लिखे चाहे ना लिखे, ये संख्या जो 0.777 थी, ये 7.77 प्राप्त हो गई। मुझे 10x की वैल्यू मिल गई 7.77। अब ये मेरा समीकरण नंबर 1 था, ये मेरा समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा दीजिए, 10x माइनस x कर दीजिए, 7.77 माइनस 0.777 कर लीजिए। देखिए आपको घटाने में आसानी हो, इस वजह से मैं इसको ऊपर नीचे रख के दिखा दे रहा हूं। 0.77 दशमलव से 2 ही, यहां 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं, 2 ही अंक तक घटाना है, तो मैंने 2 ही लिख दिया। तो घटाते हैं, 7 से 7 गया 0, 7 से 7 गया 0, और 7 में से 0 गया 7। मुझे जो यहां से उत्तर प्राप्त होगा बेटा, वो 7 की प्राप्ति हो रही है, और 10x में से 1x चला गया तो 9x हो गया। मेरे पास 9x की जो वैल्यू है वो 7 आ गई। मेरे पास x की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 7/9 आ गई। तो देखिए मैंने 0.7 बार को P अपान Q के रूप में व्यक्त करना था, तो 7/9 के रूप में व्यक्त कर लिया। चलिए एक और उदाहरण देकर आपको समझाता हूं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। हमारा जो उदाहरण नंबर 2 है बेटा, मैंने एक संख्या लिया 0.235 ले लेता हूं, और 3 और 5 पे बार लगा देता हूं। इसको हमें P अपान Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक, तो x बराबर मेरा 0.235, क्योंकि 3 5 पे बार लगा बेटा, इसका मतलब 3 5 बार बार रिपीट हो रही है। ठीक, दो संख्या रिपीट हो रही हैं। सबसे पहले मैं दोनों पक्षों में क्या करूंगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 करूंगा। 10x इक्वल टू 2.3535। अब क्योंकि दो संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, इस वजह से मुझे अगला जो प्रोसेस करना पड़ेगा वो इस समीकरण नंबर 2 में 100 से गुणा करना पड़ेगा। दो संख्याएं हैं ना, तो अगर मैं इसमें 100 से गुणा करता हूं तो मुझे जो प्राप्त होगा वो 1000x प्राप्त होगा। ठीक, और 100 से गुणा करने पर ये 235.35 संख्या हो जाएंगी, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। ठीक, अब समीकरण नंबर 3 से हमें क्या करना है बच्चों, समीकरण नंबर 2 को घटा लेना है। तो अगर मैं ऐसे सीधे घटा लेता हूं, समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 को घटाते हैं बेटा अब हम, तो समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, ठीक, हम पहले समीकरण नंबर 3 लिख लेंगे, फिर हम समीकरण नंबर 2 को उससे क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, 2 ही अंक तक है तो 2 ही अंक तक लिखना है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मुझे जो उत्तर मिलेगा बेटा वो 233 मिल जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा 0.00, और यहां पर मेरा 1000 में से 10 जाएगा तो 900, तो x की वैल्यू जो होगी मेरी बेटा वो 233/990 हो जाएगा। ठीक, इसे और छोटा नहीं किया जा सकता, इस वजह से हमारा यही मान हो जाएगा। तो अगर एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 से गुणा कराकर समीकरण नंबर 2 बना लेंगे, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को हल कर देंगे घटाकर। अगर 3 संख्याओं की पुनरावृत्ति या 2 संख्याओं की है तो 2 संख्याओं के लिए हम पहले 10 से गुणा कराकर उसको दशमलव के 1 अंक तक लेके जाएंगे, और उसके बाद जितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे यहां 2 की थी तो हमने समीकरण नंबर 2 में 100 से गुणा करा दिया, 3 की होती 1000 से गुणा करा देते, 4 की होती 10,000 से गुणा करा देते। ठीक, तो जितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक, 10 के उतने गुणज का क्या कराएंगे, हम गुणा करा देंगे, और हमें हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। आप खुद से भी ठीक कुछ संख्याओं को लिखिए और उन्हें हल करने का प्रयास करिए। कहीं कोई समस्या आएगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक, तो आज हमने अनावसानी, जिसे अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं, उसके प्रसार को P अपान Q के रूप में करना व्यक्त किया। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे एक और मैथ्स की क्लास के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, जय हिंद।